Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 मई 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो अदरवाइज अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिल पाता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, देन उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने ये तीनों चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा हुआ है, एक के आगे यूपीएससी लिखा हुआ है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 19,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों ही चैनल्स को जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर अपने टीएनए का पीडीएफ मिल जाता है, न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर आप लोग को आंसर राइटिंग वगैरह भी करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे और एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, क्योंकि एक ये डायनामिक पोर्शन है। जो भी करंट अफेयर के इश्यूज होते हैं उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट चर्चा में आ चुका है, इसका नाम है डीआरएस, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। अब ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे बहुत इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में। आपको मैं पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में पूरे एक्सप्लेन सेक्शन पर कवर किया है, यहीं से सारे पॉइंट्स को उठाया गया। पहले हम लोग एक बेसिक को देखते हैं आखिरकार ये आर्टिकल चर्चा में क्यों आया। क्योंकि पंजाब की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे फार्मर्स के लिए अगर कोई फार्मर पर एकड़ ज़मीन के ऊपर ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को ऑप्ट करता है, ये वाली टेक्निक को अपनाता है, तो उसको 1,500 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। ये 1,500 रुपये इंसेंटिव 1 एकड़ के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आप देख पाओगे ये तो हुआ अनाउंसमेंट। इसी वजह से ये वाला जो नई टेक्निक है चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि इसको प्रमोट किया जा रहा है और ये टेक्निक कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि इस वाली टेक्निक को हम लोग लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। साल 2021 के अंदर लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर का जो टोटल राइस एरिया है पूरे पंजाब के अंदर में, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के अंदर था। मतलब ये वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी इतने एरिया में। लेकिन सरकार का जो टारगेट था वो ये था कि हम लोग 10 लाख हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करें। लेकिन क्या हुआ, पिछला वाला जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया। अब इसी टारगेट को अचीव करते हुए हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, या फिर पंजाब की सरकार यहाँ पे वो फोकस कर रही है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को बढ़ाएं। फार्मर जो है इसका यूज़ करें, इस टेक्निक का यूज़ करें और इसके लिए यहाँ पर पंजाब सरकार ने 1,500 रुपये इंसेंटिव पर एकड़ ज़मीन के लिए दिया है। अब इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, आप देख पाओगे। चाहो तो आप लोग इस आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हो। वैसे मैंने पूरा आर्टिकल भी लगा दिया है और इस पूरे आर्टिकल को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज़, ये डीएसआर होता क्या है। देखो डीएसआर क्यों अलग है आपको ये समझना होगा। हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो गया। इससे पहले यहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे ट्रांसप्लांटिंग पैडी का। यहाँ पे आप देख पाओगे पैडी क्या है, जो हमारी धान है। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जो हमारे फार्मर्स है वो इस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है, पहले मैं एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा। देखो धान के अंदर ट्रांसप्लांटिंग का मतलब आप समझ गए हो भाई, चीज़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगा देना। इस प्रकार से आपको ट्रांसप्लांटिंग देखने को मिल जाता है, ये चीज़ों को रिमूव कर देना। ठीक है, तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको लगता हुआ नजर आएगा। अब होता क्या यहाँ पर, जो फार्मर्स है कुछ नर्सरीज को तैयार करते हैं। नर्सरी जैसे आपको पता होगा, आपके शहर में भी नर्सरी होगी जहाँ से आप लोग प्लांट्स वगैरह लेकर आते हो, तो वहाँ पे पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फार्मर है वो एक नर्सरी को तैयार करते हैं। वो नर्सरी आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से नज़र आती है और इसमें एक ट्रे वगैरह का यूज़ किया जाता है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनलाइन में भी ये ट्रे मिलती है। इसी ट्रे में ये धान को लगाते हैं, इसी ट्रे में इस धान को लगाया जाता है। फिर अगला पिक्चर देखो। अब जब ये धान अच्छे खासे दिनों में, क्योंकि देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा इरिगेशन यानी कि बहुत सारा पानी लगता है
और बहुत सारे दिन लगते हैं। अब बहुत सारे पानी और दिन लगने के बाद में ये यहाँ पर ऐसा उभर कर आता है हरियाल भरा सा। अब ये जो हरा भरा उभर कर आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, ट्रे में उगाया। दूसरे में आप देख पाओगे ये ट्रे लगा रखी है, इसमें से हम लोगों ने इसको बाहर निकाला। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको फोल्ड करके भी ले जाते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया, आप देख पाओगे इस प्रकार से लोग फोल्ड कर रहे हैं। हमने निकालने के बाद क्या किया, इसको खेत में ले जाकर लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया नर्सरी जहाँ पे हम लोगों ने इसको उगाया। उगाने के बाद यहाँ पर जब ये अच्छा खासा यंग हो चुका है, उगाने लायक हो चुका है, तो इसको ले जाकर हमने खेत में बो दिया। बोने के तरीके में आप देख पाओगे मशीन से भी बोया जाता है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर हाथ से भी इसको बोया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हाथ से बो रहे हैं। तो यह होता है हमारा क्या, ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ये यहाँ पर धान को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। क्लियर हुआ। तो एक जगह पर हमने लगाया, वहाँ से रिमूव करा, फिर दूसरी जगह पर लगा दिया, यही हमारा ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से और सिंपल से शब्दों में समझ लिया होगा। अब ये हम लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके अंदर ना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है, वाटर यानी कि पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के अंदर क्या करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो चावल है उसका जो भी बीज है, जब वो बीज अंकुरित हो जाएगा यानी कि प्री जर्मिनेटेड अंकुरित हो जाएगा यानी उगाने लायक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उसी बीज को उगा देंगे, बो देंगे, और उससे हम लोग को डायरेक्ट वो फसल मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बीज है उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, बस खाली ध्यान रखना कौन सा सीड का यूज़ किया जाता है, प्री जर्मिनेटेड सीड का, जिसके अंदर यहाँ पर मतलब अंकुरित वो सीड हो चुका है, उसी को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। कोई भी नर्सरी वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर खेत के अंदर इस पर्टिकुलर सीड को लगाकर क्या कर सकते हो, अपनी फसल को उगा सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये हमारे प्री जर्मिनेटेड सीड्स हैं। ठीक है। इसके अंदर आप देख पाओगे ये वाइट कलर से ये अंकुरित हो चुका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्राउट भी बोलते हैं ना। आपने देखा होगा चने के अंदर, दाल के अंदर हम लोग भिगो देते हैं, फिर मॉर्निंग में स्प्राउट निकल जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा सीड के अंदर में। तो ये हो गया प्री जर्मिनेटेड सीड, इसको डायरेक्ट लगाएंगे और इससे हमारी फसल मिलेगी। तो यही वाला सिस्टम के ऊपर फोकस दे रही है आज के टाइम पर पंजाब सरकार। अब क्वेश्चन यह है, ये जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अलग अलग पॉइंट्स में मेंशन किया गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पर आपको सीडलिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो सीडलिंग नहीं है, डायरेक्ट सीडिंग यहाँ पर है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसका एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये पड़ जाती है कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन वाले सिस्टम को यूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग वाला सिस्टम जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया है। ठीक है। जहाँ पे हम लोग ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, है ना। तो ट्रांसप्लांटिंग वाले सिस्टम में जो पानी होता है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत सारे पानी का यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट आसपास के ट्रे को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया जाता है। ठीक है। वहाँ पर आप लोग देख पाओगे पहले 3 सप्ताह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इसके अंदर हम देखते हैं जो पहला इरिगेशन होता है, जो पहली सिंचाई होती है वो ज़रूरी होती है 21 दिन के बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर सोइंग के अलावा अगर हम लोग बात करें 21 दिन बाद ये आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर यहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि हमारे पास डेटा है अकॉर्डिंग टू पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसने एक डेटा दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो पिछले साल का खरीफ सीज़न था हमारा 2021-22 का, यहाँ पर जो भी पैडी और बासमती को हमने लगाया, जो भी धान और बासमती चावल जो भी लगाया है हम लोगों ने, वो 31.45 लाख हेक्टेयर्स के अंदर में लगाया था। ठीक है। ये पिछले साल का डेटा है। लेकिन अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसी डेटा को देखते हुए स्टडीज़ कंडक्ट करी गई और स्टडीज़ के थ्रू यहाँ पर यह बताया गया कि लगभग 3600 लीटर्स, यानी ध्यान से सुनना, 3600 से लेकर 4125 लीटर जो पानी होता है इसको यहाँ पर मतलब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है 1 किलो राइस को उगाने के लिए। तो अगर आप लोगों को 1 किलो चावल अगर उगाना है तो 3600 से लेकर 4125 लीटर तक के पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये चीज़ यहाँ पर डिपेंड करेगी उस पैडी के वैरायटी के ऊपर। ठीक है। यानी वो जो धान की वैरायटी है वो कैसी है, हो सकता है यहाँ पर इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए और हो सकता है कि इससे कम रिक्वायरमेंट भी हो। ठीक है। तो इतना जो पानी है वो यहाँ पर बेसिकली लगता है, उसके बाद में हमारे पास जो है ये पूरी तरह से फसल निकल कर आती है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन यह है कि बिल्कुल सही बात है कि भाई जो हमारा पुराना वाला मेथड है, ठीक है, ये मैंने आपको पानी का जो कंजम्पशन है वो कौन से वाले मेथड में बताया, पुराने वाले मेथड में जो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे ट्रे वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो हमारे पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसी वजह से हम लोगों को ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की आवश्यकता पड़ जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि चलो हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को अपना लेंगे, लागू कर देंगे,
तो अंदाज़ा कितना पानी हम लोग बचा पाएंगे, इसका कोई अंदाज़ा है? तो बिल्कुल यहाँ पर एक और एनालिसिस किया गया है। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया गया जो ये डायरेक्ट सीडिंग राइस की टेक्निक है ये लगभग 15 से 20% तक जो पानी है वो बचा सकती है, और कुछ कुछ केसेस ऐसे निकलेंगे जहाँ पर पानी को 22 से 23% तक भी बचाया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर इस वाली टेक्निक का यूज़ करते हैं तो जो 15 से 18 जो इरिगेशन राउंड्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको अगर ये वाला फसल लगाना है, मतलब कि आप जो भी यहाँ पर राइस लगा रहे हो वो डायरेक्ट सीडिंग राइस इस वाली टेक्निक से लगा रहे हो, तो आपको सिंचाई के जो राउंड होते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सिंचाई रेगुलर बेसिस पर करनी होती है। तो 15 से 18 राउंड की ही सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन जब आप लोग पुराना वाला मेथड इस्तेमाल करोगे, कौन सा वाला, ट्रांसप्लांटिंग वाला, ट्रे वाला, तो वहाँ पर क्या होता है 25 से 27 राउंड लगाने पड़ते हैं इरीगेशन के। तो ऑब्वियस ही बात है 25 से 27 राउंड लगा रहे हो तो यहाँ पर पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। लेकिन ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे डीएसआर के अंदर पानी का रिक्वायरमेंट कम रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर यह बताया गया अगर हम लोग सारी की सारी जितनी भी हमारे पास चावल की फसल है उसको इसी वाली टेक्निक के अंडर में, यानी कि डीएसआर वाली टेक्निक के अंडर में ले आएँ, तो कम से कम हम लोग 810 से लेकर 1080 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को हर साल बचा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, 810 से लेकर 1080 बिलियन लीटर्स वाटर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं। ये अपने आप में एक तरीके से इंपॉर्टेंट टेक्निक देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो इतना समझ में आया। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं ये जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इसके फ़ायदे क्या देखने को मिलेंगे। चलो हमने इसको यूज़ कर लिया, फ़ायदे बताओ। सबसे पहला फ़ायदा, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। पहले क्या हो रहा था, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे ट्रे वाला यूज़ हो रहा था, मैं बार बार ट्रे बोल रहा हूँ ताकि आप याद रख पाओ, है ना। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था इसके अंदर कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर हम लोग बात करें एक नर्सरी की आवश्यकता पड़ रही थी, है ना, वहाँ पर पूरी तरह से टाइम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा पानी लग रहा था, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ रही थी। बट डीएसआर के अंदर बात करें तो डीएसआर यहाँ पर आराम से लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर लेबर की शॉर्टेज है तो भाई यहाँ पर कम ही लेबर की आवश्यकता है, यहाँ पे ज़्यादा लेबर की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से नर्सरी चाहिए नहीं। पहले वहाँ पे काम करो फिर उसके बाद निकाल के दूसरी जगह पर लेकर आओ, तो ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आराम से यहाँ पर आप देख पाओगे, इसका एक सबसे पहला फ़ायदा ये देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो भी हमारा यील्ड है यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं, यानी कुछ रिसर्च हुई है और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं हम लोगों ने, और ये पता चला कि अगर हम लोग डीएसआर टेक्निक का इस्तेमाल करें तो डीएसआर टेक्निक से क्या हो रहा है कि जो मतलब क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा निकल कर आ रही है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो मान लो हम लोग 1 एकड़ के ऊपर ये यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब हम लोग इनकी कटाई वगैरह करते हैं तो हमें जो सामान आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट निकल कर आ रहा है वो 1-2 कुंटल ज़्यादा निकल कर आ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। तो मतलब कि आप लोगों के पास क्वांटिटी भी ज़्यादा निकल कर आ रही है, तो इसका ये फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 2-4 फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे, प्लस पानी वगैरह भी सेव हो रहा है, वो भी अपने आप में एक बेनिफिट है। तो फ़ायदे हो गए। अब जैसा हमें पता है कि हर चीज़ के 2 चीज़ें हैं, मतलब कि हर चीज़ के 2 फेस हैं, एक फ़ायदा एक नुकसान। तो इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होगा। बिल्कुल, पहला नुकसान क्या है इसका, सुइटेबिलिटी। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फार्मर्स के लिए वो यह है कि इसको लाइट टेक्सचर वाले सॉइल में नहीं उगा सकते। मतलब कि अगर आप लोग डीएसआर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट अगर आप लोग बीज को बो रहे हो, तो जो मिट्टी है जिसके अंदर मतलब लाइटनेस हल्की मिट्टी आपको देखने को मिल रही है उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मिट्टी है वो यहाँ पर एक हैवी टेक्सचर वाली होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, क्ले वाली मिट्टी होती है, ठीक है, उस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, तब यहाँ पर काम हो पाएगा। तो पहली चीज़, यहाँ पर हर जगह पर या फिर हर फील्ड में इसको आप नहीं लगा सकते। प्लस यहाँ पर एक और रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन ये आती है कि मान लो एक खेत है उसमें आप लोग दूसरी फसल भी लगा रहे हो, कॉटन, मेज़, शुगर केन वगैरह लगा रहे हो, आपने पिछले साल में ये वाली फसल लगाई थी, और अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का इस्तेमाल करके अगर आप लोग चावल की ग्रोथ करना चाहते हो तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया, फिर देखो एक डिसएडवांटेज ये है, लेज़र और लेवलिंग यहाँ पे ज़रूरी पड़ जाता है। मतलब क्या कि आपने पूरी मतलब बीज वगैरह बो दी है, फिर उसके बाद आपको एकसार करना पड़ेगा, उसको लेज़र और लेवलिंग यहाँ पर उसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये थोड़ा सा कंपलसरी है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइस हमारा। हम क्योंकि राइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राइस को हम लोग डायरेक्ट उगा रहे हैं। अब राइस के बारे में 2-4 बातें हैं जो कि डायरेक्टली पूछी गई हैं पहले भी एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा।
पहला फिलहाल तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, राइस एक ऐसा यहाँ पर फूड है, एक ऐसा खाना है जो कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चावल को हर कोई यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादातर जनसंख्या इंडिया के अंदर चावल कंज्यूम करती है। राइस एक खारिफ क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि ये खारिफ है, जैद है, या ठीक है कैसा राबी है। तो ध्यान रखना, राइस एक खारिफ क्रॉप है। इसके अंदर जब हम लोग इसको उगाते हैं तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। प्लस यहाँ पर एक मतलब नमी वगैरह चाहिए होती है। इसके अंदर जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर की चाहिए होती है, तब जाके हमारे पास एक अच्छा राइस निकल कर आता है। प्लस सदर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक फेवरेबल देखने को मिलते हैं हमारे राइस की तरफ। ठीक है, तो राइस के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से वेस्ट बंगाल और यहाँ पे सदर्न स्टेट्स के अंदर आप देख पाओगे चावल की ग्रोथ काफ़ी होती है। जो वेस्ट बंगाल फार्मर्स हैं वो 3 प्रकार की ये चावल की फसलों को उगाते हैं। वो फसलें कौन कौन सी हैं? एक है औस, दूसरा अमन और तीसरा बोरो। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो फसल की ग्रोथ वगैरह हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? देखो, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और उसके बाद पंजाब है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को मतलब कौन कौन से स्टेट से ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, मतलब कि ज़्यादा उपज कहाँ पर है? यील्डिंग मतलब होता है उपज। ज़्यादा उपज आपको पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला में देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का चाइना के बाद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप देख पाओगे यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यह है कि आपको अलग अलग फसलों के नाम दिए गए, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और वीट। बताना यह है कि इनमें से खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका वीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो तो खारिफ क्रॉप है नहीं। राइस जो है, राइस खारिफ क्रॉप है, अभी मैंने आपको बताया कि है ना, राइस यहाँ पे खारिफ क्रॉप देखने को मिलता है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो थर्ड वाला राइस खारिफ क्रॉप है। ग्राउंडनट भी खारिफ है और कॉटन भी खारिफ है और वीट हमारा राबी क्रॉप है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये 1 2 3 स्टार्टिंग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2013 का ये क्वेश्चन था। ये चार्ट मैंने लगा दिया है, इसको आप लोग देख सकते हो कि राबी और खारिफ और जैद क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को टेलीग्राम से। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड ये राबी क्रॉप्स हैं। राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन ये खारिफ क्रॉप्स हैं। फिर उसके बाद सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स ये हमारी जैद क्रॉप हो गई। कौन कौन से राज्यों में उगाई जाती है वो भी डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद साल 2019 में यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो 2019 के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर 2019 के हिसाब से जो पिछले 5 साल थे उसमें यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चावल का कौन है? चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, हमारा महान भारत इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को लेकर, तो ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन उसको नहीं दबाया तो फटाफट लाइक का बटन दबाकर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। एक सपोर्ट चाहिए भी होता है और काफ़ी मोटिवेशन वगैरह भी मिल जाता है। हाँ, फिर उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी, वो यह है कि जब आप लोग आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सेकंड यूट्यूब चैनल लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। वो यहाँ पर ऐसे एक चैनल बहुत पहले से क्रिएट किया हुआ था, उस पर मैं छोटे छोटे वीडियोज़ यानी कि इस करंट अफेयर के जो वीडियो उसके क्लिप्स काट के मैं डाल देता हूँ। ठीक है, डालने कल मैंने स्टार्ट किए हैं, कल एक आध क्लिप डाला था, तो आप लोग जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। होता क्या है, मैंने उस चैनल को एक बैकअप चैनल के लिए रख रखा है कि यहाँ पर कोई भी इस चैनल पर इश्यूज़ आते हैं, आपको पता है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हम लोगों ने पहले फेस किए हैं। तो कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर 16 मिलियन व्यूज़ पूरे हो चुके हैं चैनल के, ये मैंने डाला था। तो वहीं पर एक सजेशन भी आता है, सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, एक बैकअप चैनल बनाकर चलो, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो एक मुझे अच्छा सजेशन भी लगा, तो इसी चक्कर में एक चैनल क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पे जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं वहाँ पे करता रहूँगा। ऐसे मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो फिलहाल वहाँ पे आप जुड़ सकते हो कि कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे मैं कंटेंट डाल दूँ। ठीक है, आपका कुछ भी छूटे ना टाइम पर, मतलब टाइम पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। आगे आते हैं, यह है हमारा अगला आर्टिकल। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल भी GS पेपर 3 एग्रीकल्चर और इकॉनमी दोनों से रिलेट हो पाएगा। यहाँ पे बात की है इंडियन कॉयर इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कॉयर क्या होता है?
उसको समझेंगे, प्लस कॉयर इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है भारत के अंदर, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। पहली चीज़ यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यह है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की एक मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का। तो ये कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे हुआ है? कोयम्बतौर, तमिलनाडु के अंदर में। यहाँ पे फोकस ये किया गया कि जो हमारा कॉयर है, कॉयर ये होता है कि जो नारियल से यहाँ पे आप देख पाओगे कॉयर बाहर निकल कर आता है, ये जो यहाँ पर नारियल के जो बाल वगैरह होते हैं ये हमारा कॉयर ही कहलाता है। नाउ ये जो इवेंट हुआ था, ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसका उद्घाटन जहाँ पे किया गया तमिलनाडु में, तो इस इवेंट के अंदर क्या हुआ, एक फोकस रखा गया है कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कॉयर के प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे, इस प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉयर के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान लगाया। प्लस इससे यानी कि नारियल के बाल से बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं। कॉयर पीट होता है, कोको पीट होता है, जो हमारे मैट वगैरह बनता है वो भी इससे बनते हैं। तो जो कॉयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल को पीआईबी ने कवर किया, जैसे आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो कॉयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो कूड़ा है हमारा, एक तरीके से ऑब्वियस ही बात है, इसका क्या यूज़ करोगे? आपने नारियल खाना है, नारियल लेकर आए, उसके बाहर यहाँ पर ये सब कुछ निकाल दिया, इसका वेस्ट हम लोग क्या करते हैं? फेंक ही देते हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो इसी वेस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इस वेस्ट का एक प्रॉपर यूज़ करके उससे पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो वेस्ट टू वेल्थ के अंदर कोई भी यहाँ पर जब भी कुछ लिखने को आता है तो एक बहुत शानदार सा एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये वाला कोड कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो पहले हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे आखिरकार कॉयर होता क्या है। तो कॉयर एक मटेरियल है जो कि हमारे प्रकृति में पाया जाता है। इनफैक्ट जो हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट का एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब कि कोकोनट में जो खाने वाली चीज़ें अंदर है, उसके बाहर का जो बाल है, वहाँ पे जो उसका फर है वो हम लोग को, सॉरी जो हेयर उसका, वो सब मिल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आप देख पाओगे कॉयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली यहाँ पर एक अकरिंग फाइबर मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग कोको फाइबर ही बोलते हैं, कॉयर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से फाइबर कहलाता है और उसका यूज़ काफ़ी सारी जगह पर होता है। इनफैक्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है तो आप देख पाओगे इसका हम लोग एज अ खाद भी यूज़ करते हैं, प्लस मैट बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से शानदार से कारपेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बकेट्स वगैरह बनाए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कोकोनट की, तो इस कोकोनट में से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। कोको हस्क, यानी ऐसे ही हमने बाहर का पूरा बॉडी समेत निकाल लिया। अब जब इसको पीस दिया तो बन गया हमारा कोको पीट। ठीक है, और इसके यहाँ पर हेयर निकालिए तो वो कहलाते हैं कोको कॉयर या फिर कोको फाइबर। उसके बाद यहाँ पर इसको भी हमने अगर टुकड़ों में काट दिया तो ये कोको हस्क के पीसेस हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हम वेस्ट से किस प्रकार से वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो कोको पीट है ना, ये जो यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको जो पीस दिया गया है, इसका हम लोग अपने प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं, खाद के तौर पर यूज़ किया जाता है। इससे यहाँ पर प्लांट्स के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इनका और किस में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा जो गद्दे होते हैं, ठीक है, जो हम लोग बेड पे बिछाते हैं गद्दे, उनके अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। कारपेट्स में इस्तेमाल होता है, कार की सीट में जो रस्सियाँ बनती है वो भी इससे बनती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो पॉट वगैरह होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्लस जियो टेक्सटाइल के अंदर ये उतर चुका है, मैट्स हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर इनसे बनाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टांगने वाला पॉट वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉयर इंडस्ट्री है भारत के अंदर में, इसका स्टेटस क्या है इसको समझते हैं। देखो, ये जो कॉयर बोर्ड है इसको सेटअप किया गया था कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के अंदर। तो मतलब ये एक्ट है हमारे पास पहले से आया हुआ है। इसी एक्ट के अंदर में एक बोर्ड बनाया गया। अब इस बोर्ड का मेजर काम क्या होगा, तो आपको मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो बोर्ड है ये पूरे के पूरे कॉयर इंडस्ट्री का ध्यान रखता होगा, इस कॉयर इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करने के ऊपर फोकस करता होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो कॉयर बोर्ड है इसको सेटअप किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में हमारी भारत सरकार के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस कॉयर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें, इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग और भी आगे बढ़ावा देकर काफ़ी कुछ और जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा पुशअप मिल सकता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। नाउ इस बोर्ड का जो फंक्शन है वो यहाँ पर यही है कि आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा इंडस्ट्री है, कॉयर इंडस्ट्री, इसको मॉडर्नाइज करना, इस पर रिसर्च के ऊपर काम करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अच्छे से प्रमोट करना, मार्केट प्रमोशन करना, लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करना जो जो इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा काम यहाँ पर इस बोर्ड का होता है।
प्लस यहाँ पर इस बोर्ड के मेजर फंक्शंस क्या हैं कि भाई यहाँ पर कॉयर को लेकर अलग अलग स्कीम्स को लेकर आना, ठीक है। उसके बाद रिसर्च, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉयर इंडस्ट्री के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं कि भारत आज के टाइम पर इस नारियल का जो ये वेस्ट है इसका यूज़ कैसे कर रहा है। तो आप देख पाओगे दुनिया भर में कॉयर फाइबर का प्रोडक्शन होता है, मतलब नारियल के बाहर का जो फाइबर मिल रहा है हम लोग को, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसको हम लोग वेस्ट बोल रहे हैं। तो दुनिया भर में मान लो अगर 100% प्रोडक्शन होता है तो 100% में से 80% का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। प्लस यहाँ पे बताया गया कि आप लोग देख पाओगे जो 9 लाख टन हैं, ये जो 9 लाख टन कॉयर फाइबर है ये हर साल हमारा देश प्रोड्यूस करता है। तो इतना सारा कॉयर हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। प्लस यहाँ बोला गया 7.5 लाख जो टन कॉयर फाइबर है इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था चाइना में, और हर साल हम लोग इतना जो फाइबर है एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसके बदले में हम लोग को पैसा भी मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ इसका कितना बेहतरीन यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो 22,000 जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉयर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। मतलब 14 राज्यों के अंदर इसी कॉयर फाइबर को लेकर काम किया जा रहा है। 10 लाख लोग आज के टाइम पर एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर 10 लाख लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया 4,000 करोड़ रुपए का जो मतलब कॉयर है और इससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं ये हम लोग हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इतना पैसा हम लोग इससे कमा रहे हैं, इसको हम लोग काफ़ी और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। ये जो कॉयर इंडस्ट्री है ये लगभग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है 10 लाख लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि जो कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे कोकोनट प्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत कम ही जगह है। सदर्न स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे वाले हिस्से, वहीं पर कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, जो ये कॉयर और कॉयर प्रोडक्ट्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, हमने 2020-21 के अंदर जो एक्सपोर्ट किया है उसमें हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो हमने पिछले साल कॉयर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है वो लगभग 3,778 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है। और इसमें बताया गया पिछले साल से एक बहुत बड़ा जंप मिला है, हमने बहुत सारा यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ इसके अंदर कवर करी है, बहुत सारी ग्रोथ पाई है एक्सपोर्ट के मामले में। फिर बात करें डोमेस्टिक कंजम्पशन की, तो देखो हमारे कंट्री में भी हम लोग काफ़ी सारा कंज्यूम भी करते हैं। लगभग 50% से ऊपर का जो कॉयर फाइबर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे अपने कंट्री के अंदर भी यहाँ पे कंज्यूम वगैरह कर लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारा हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर और कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो ये इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर कॉयर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, बहुत कुछ मिल चुका है। ये आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी जगह पर हेल्प कर सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये जो आर्टिकल है खासकर ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे वीनस मिशन 2024 के बारे में। तो ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहले तो ये चर्चा में क्यों है, तो बेसिक मुद्दा देखते हैं। हुआ क्या है, जो हमारे इसरो के नए चेयरमैन हैं, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। आपको पता होगा कि सिवन यहाँ पर हट चुके हैं, अब यहाँ पर एस सोमनाथ नए चेयरमैन हैं। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम लोग वीनस मिशन है जो हमारा शुक्र ग्रह है, इसके ऊपर हम लोग एक मिशन को लॉन्च करेंगे दिसंबर 2024 तक। हमारा मेजर मकसद ये होगा कि हम लोग वीनस के ऊपर स्टडी करें अच्छे से, खासकर हम लोग वीनस का जो वातावरण है, जो इसका एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करें। बोला जाता है कि वातावरण इसका बहुत जहरीला है, बहुत टॉक्सिक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपको देखने को मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं उससे पूरा का पूरा प्लानट कवर है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए 2024 दिसंबर में हम लोग इस वीनस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इसरो ने बोला। अब इस आर्टिकल को द हिंदू ने डिटेल से कवर किया है। वीनस मिशन इसरो प्लान्स टू मेक इट अ स्पेशल वन, और इस मिशन के अंदर में जो कॉस्ट है वो लगभग 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक की लगने वाली है, ऐसा इसरो के चेयरमैन ने खुद क्लियर किया। देन उसके बाद पहले हम लोग सोलर सिस्टम को देखें तो आपको इधर सन देखने को मिलेगा, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मरकरी और अर्थ के बीच में आने वाला प्लैनेट वीनस है, तो अर्थ के बिल्कुल पास में है, और अर्थ और वीनस के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है वो भी आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। वीनस जो है सेकंड और एक हॉटेस्ट प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में,
ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव किसके हैं, ये वीनस के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वीनस के ऊपर जो हम लोग मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2024 में, उसके ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे वीनस के सरफेस की, साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर काम किया जाएगा। स्ट्रैटिग्राफी क्या है, तो ये बेसिकली जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है, जो वहाँ पे चट्टान होगी, रॉक्स हम लोग को मिलेंगे, उस रॉक की लेयर्स की स्टडी की जाएगी। ठीक है, रॉक्स के बारे में जाना जाएगा। रॉक्स के बारे में जानकर हम लोग काफ़ी कुछ पता लगा पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कोई भी चट्टान है, तो चट्टान की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो इन्हीं की स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर की, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ का जो वातावरण है उसके ऊपर थोड़ी स्टडी की जाएगी। स्टडी करने के बाद हमें जो भी मिलेगा वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आएगी डेफिनेटली आने वाले टाइम पर। तो ये हमारा वीनस मिशन का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यही कुछ यहाँ पर गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हेल्प करेगा हम लोग को जानने के लिए कि जैसे कि यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बनकर आए, तो ये सारी बातें भी हम लोग पता चलेंगी जैसे जैसे हम लोग वीनस के ऊपर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा ये अर्थ के क्लाइमेट को और अच्छे से जानने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से देखेंगे कि वीनस का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, प्लस यहाँ पर वीनस का जो प्लैनेट का क्लाइमेट है वो यहाँ पर कैसे चेंज हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अर्थ के क्लाइमेट के बारे में भी काफ़ी सारा जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। नाउ इस मिशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भी नज़र आते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, देखो वीनस ने यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, मतलब कि अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमने मार्स के ऊपर भी मिशन भेजा है, आपको पता होगा। और हमारे एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के चेयरपर्सन हैं, इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि भाई देखो जो मिशन है, इस वीनस के ऊपर मिशन पहुंचाना कोई भारी नहीं है। रीचिंग वीनस इज़ नॉट अ बिग इशू, उन्होंने खुद बोला। इन्होंने बोला कि हम लोग पहुंच सकते हैं आराम से। जब हम लोग मार्स पे पहुंचे, हमने मंगलयान मिशन को किया, तो वीनस पर भी आराम से हम पहुंच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को हम लोग किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। उसमें हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि हम लोग एटमॉस्फेयर को वहाँ पे स्टडी करें, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट काफ़ी सारा यहाँ पर टॉक्सिकनेस, वहाँ पर जहरीली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर वीनस के सरफेस को एग्जामिन करेगा और काफ़ी सारी इमेजेस और हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स हम लोग को ला कर देगा। चाहे कैसा भी वेदर हो, डे हो या नाइट हो, हम लोग को ये पिक्चर्स मिलती हुई नजर आएंगी, वो पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बस खाली चैलेंज ये है कि भाई एटमॉस्फेयर का एक थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि पहले क्या कोई भी नहीं गया वीनस के ऊपर, क्या भारत पहली कंट्री बनने वाला है वीनस के ऊपर जाने वाली? तो ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले वीनस के ऊपर काफ़ी सारे मिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। यूएस के आपको 3 मिशन देखने को मिलेंगे। एक का नाम है मैरिनर सीरीज, 1962 से लेकर 1974 के बीच में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद पायनियर देखने को मिलेगा, या पायनियर वीनस 1 और पायनियर वीनस 2 के नाम से 1978 में किया गया था। उसके बाद यूएस का एक और मिशन है मैगलन, ये 1989 में किया गया था। रशिया ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वीनस के ऊपर मिशंस को कंडक्ट कर रखे हैं, जैसे एक वेनेरा सीरीज़ है, इसको कंडक्ट किया है, और वेगास 1 और 2 को कंडक्ट किया है। जापान ने भी काम किया हुआ है, अकात्सुकी नाम से 2015 में कंडक्ट किया है। यूरोप ने वीनस एक्सप्रेस के नाम से 2005 में कंडक्ट किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भारत होने वाला है, जो कि 2024 दिसंबर तक हम लोग भी अपने वीनस मिशन, जिसका नाम हम लोगों ने शुक्रियान रखा है, ये हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब वीनस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो वीनस का जो नाम है इसका, वो रोमन गॉडेस, जो रोमन गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी ये नाम है, मतलब लव और ब्यूटी के जो रोमन गॉडेस आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं के नाम पर ये वीनस रखा गया है। वीनस यहाँ पर सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, ये तो हमें पता ही है, पूरे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आने वाला यहाँ पर प्लैनेट है मरकरी के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सोलर सिस्टम के अंदर, ये छठा ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और मास के हिसाब से भी ये छठे नंबर पर आता है। तो साइज़ और मास के हिसाब से छठे नंबर पर आता है, ध्यान रखना। इसको हम लोग सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हमारे नाइट स्काई के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद में यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला एरिया, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से हम लोग इसको सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं।
प्लस यहाँ पे बोला गया जो दूसरे हमारे सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे ब्रह्मांड में, वो सब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो वीनस और यूरेनस है, जो वीनस और यूरेनस है वो बेसिकली अपने एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। अगर सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं तो यहाँ पर वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सन के इधर उधर नहीं, अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये एक हॉटेस्ट प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही गर्म प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको CO2 मिलेगा वहाँ पर, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी बड़ी भी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा भयंकर वहाँ पर देखने को मिलता है। तो पोल्यूशन बहुत है, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। प्लस एक दिन जो होता है विनस के ऊपर वो 1 साल से भी लंबा होता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगभग 243 डेज लगते हैं अर्थ को मतलब रोटेट करने में एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिकली यहाँ पर अर्थ के जो 243 डेज हैं उसको यहाँ पर लगता है। मतलब अगर हम लोग सिंपल से शब्दों में समझें तो कन्फ्यूजन मत पालो, यहाँ पे समझाता हूँ आसान से। देखो, जो वीनस के ऊपर एक दिन है वो 1 साल से लंबा होता है। अब भारत के अंदर यहाँ पर 1 साल हो रहा है पूरा, ठीक है। अब पूरा 1 साल हो रहा है कि जब यह पूरा का पूरा हमारा जो प्लानिट है वो पूरा एक चक्कर मार दे रहा है ना, तब पूरा जाकर 1 साल पूरा होता है। लेकिन वीनस के ऊपर उतने टाइम का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वीनस यहाँ पर एक दिन उसका 1 साल के बराबर है, ये यहाँ पर मैंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कि जो वीनस है, वीनस को काफ़ी समय लगता है कि पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि एक्सिस पर आने पर, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सन के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। देखो, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सोलर सिस्टम का तो यहाँ पर आपको सन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये यहाँ पर इस प्रकार से वीनस आपको देखने को मिल जाएगा। अब वीनस ऐसे भी घूम रहा है ना, ऐसे भी घूम रहा है और फिर ऐसे भी यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। ये सबको पता है, अपने उस पर भी रोटेट हो रहा है और साथ साथ यहाँ पर इस ऑर्बिट के ऊपर भी यहाँ पर ये टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि जो इसकी स्पीड है ये ऐसे घूमने वाली काफ़ी कम है, ठीक है। और ऑर्बिट पर घूमने वाली भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऑर्बिट पर घूमने वाली से कम स्पीड यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी खुद आपस में यहाँ पर इस प्रकार से घूमने पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इट टेक्स वीनस लॉन्गर टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस दैन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय लग जाता है वीनस को ऐसे घूमने में, ठीक है। सन के आसपास घूमने में इतना समय नहीं लगता जितना अपने आप में इस प्रकार से घूमने में लग जाता है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे वीनस के बारे में चर्चा करें तो वीनस को हम लोग अर्थ का एक जुड़वा भी मानते हैं, क्योंकि अर्थ और वीनस दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इनके मास को लेकर, इनके वजन, साइजेस, डेंसिटीज़ को लेकर काफ़ी सारी सिमिलैरिटी नज़र आती हैं, ठीक है। और अर्थ के बिल्कुल पास में आपको ये प्लैनेट भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में है। तो डिलिमिटेशन क्या होता है हम लोग समझेंगे, यहाँ पर मुद्दा क्या है। देखो, एक कमीशन को सेटअप किया गया है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, और वो जो कमीशन है उसने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी है। और वो जो फाइनल रिपोर्ट है बेसिकली वो यहाँ पर डिलिमिटेशन को लेकर है। डिलिमिटेशन आपको पता होगा, जिसको हम लोग परिसीमन बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है ना, ये आपको जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप हुआ। ये आपको पता है कि साल 2019 के बाद में जो आर्टिकल 19 को अब्रोगेट किया गया, उसके आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये जम्मू वाला रीजन है, ऊपर कश्मीर वाला रीजन है। अब ये एरिया अलग अलग हो चुके हैं, मतलब कि आप देख पाओगे ये एरिया लद्दाख अलग हुआ, ये वाला अलग हो गया। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पहले ये पूरा का पूरा राज्य हुआ करता था। अब क्या हुआ, चीज़ें बदल गई। यहाँ पर बदलने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पर असेंबली है उसके अंदर सीटों के अंदर भी एक बदलाव होना चाहिए, ठीक है। सीटों के अंदर भी एक बदलाव होना चाहिए। अब जब सीटों के अंदर बदलाव करते हैं, चीज़ों को वापस से फिक्स करते हैं, उसी को हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर सीट कैसे हो गई, तो आपको पता होगा हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसे ही हैं, जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये हम लोग को पता है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, इनके पास भी अपनी असेंबली है। तो इसके अंदर सीट जो है वो इंक्रीज करी गई हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंक्रीज करने के प्रोसेस को या डिक्रीज करने के प्रोसेस को डिलिमिटेशन बोलते हैं। और इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से कवर किया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसका मतलब क्या हो सकता है, वो सारी बातें हमें बताई गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को सबसे बेसिक से मुद्दा समझाता हूँ कि आखिरकार ये डिलिमिटेशन होता क्या है।
देखो, सबसे पहली चीज़, डिलिमिटेशन बेसिकली एक एक्ट है, एक काम किया जाता है जहाँ पर जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। इसका मतलब समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक जगह है, अब यहाँ पर एक जगह आप देख पाओगे अलग अलग जगह पर बटी हुई है, ठीक है। मान लो एक एरिया है बड़ा सा, उसमें यहाँ पर जनसंख्या है, एक एरिया है बड़ा सा, उसमें सन 2000 की बात करें तो एक जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या वही जनसंख्या 2020 में भी होगी? नहीं, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ जाएगी। 20 सालों में जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। अब जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आएगी तो आप लोग देख पाओगे जो साल 2000 में जो जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन था असेंबली के अंदर में, वो यहाँ पर ठीक था। चलो उसके हिसाब से हम लोगों ने सीटों को फिक्स कर रखा था कि हाँ भाई, जो हर एक व्यक्ति एक तरीके से हर एक एमएलए को रिप्रेजेंट करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर अपने एरिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ एक मतलब जो सीट है हमारी उसको रिप्रेजेंट कर जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर ये जो एरिया है पहले, तो हर एक एरिया से आपको एमएलए देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके नीचे काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, मान लो ये साल 2000 में था, अब हम लोग आ गए साल 2020 में, तो क्या 20 साल बाद जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या वही एक एमएलए रहेगा? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीट को बढ़ा दिया गया ताकि जो ये लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पर अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर मिले, ठीक है। या फिर जनसंख्या कम हो गई तो उस सीट को कम कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी सिंपल से शब्दों में समझ गए होंगे। तो डिलिमिटेशन एक एक्ट है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट्स हो है, बाउंड्रीज हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसको हम लोग फिक्स करते हैं या वापस से रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। असेंबली और लोकसभा की सीट यहाँ पर वापस से चेंज की जाती है, बढ़ाई घटाई जाती हैं इस पूरे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के अंदर में। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से कंडक्ट करती है और इसको हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को करने वाली बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन। ये कमीशन बैठाया जाता है। अब ये कमीशन यहाँ पर बैठकर इस पूरे मुद्दे को देखता है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी मतलब जो भी ये डिलिमिटेशन हो रहा है वहाँ पर ये कमीशन काम करता है। अब यहाँ पर आपको देखना है डिलिमिटेशन को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 82 के अंदर बोला गया जो पार्लियामेंट है वो हमारा डिलिमिटेशन एक्ट को हर 10 साल बाद में क्या करता है, इनेक्ट करता है। आपको पता होगा क्या होता है, हर 10 साल बाद सेंसस आता है। सेंसस मतलब जनगणना आती है। अब हर 10 साल बाद क्या होगा, जब जनगणना आएगी तो उसमें क्या होता है, लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है घटी है वो हम लोग को पता चल जाता है। अब 10 साल बाद जो रिजल्ट है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो यहाँ पर उसके लिए डिलिमिटेशन होता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो उन लोगों को भी यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है, वोटिंग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उनके हिसाब से यहाँ पर उनके ऊपर कितने एमएलए हैं यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पाओगे क्या होता है, अगर जनसंख्या कम होगी तो कम कर दिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये तो हो गई आर्टिकल 82 की बात में कि हर 10 साल बाद या हर सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन को लाया जाता है। लेकिन आर्टिकल 170 के अंदर बोला गया जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी हम लोग राज्य को भी हम लोग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं इस डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से हर सेंसस बाद। तो आपको ध्यान रखना है ये जो डिलिमिटेशन की पावर है ये केंद्र सरकार में भी है और खासकर राज्य सरकार में भी है, ठीक है। तो स्टेट भी यहाँ पर डिलिमिटेशन करता है और सेंटर भी डिलिमिटेशन करता है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो स्टेट के लेवल पर भी डिलिमिटेशन होता है। आगे ही समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक यहाँ पर कितनी बार ये डिलिमिटेशन हुआ है, तो डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार सेटअप किया गया है। 1952, 1963, 1973, 2002, ये 4 बार अभी तक सेटअप किया गया। इन 4 बार यहाँ पर ये डिलिमिटेशन देखने को मिला है। उसके बाद बोला गया 1981 और 1991 का जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसके बाद डिलिमिटेशन होना था बट अभी तक डिलिमिटेशन हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? अब जब भी डिलिमिटेशन होता है उसके लिए कमीशन बैठाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जब हुआ है ये, तो एक कमीशन बैठा, उसने पूरी रिपोर्ट यहाँ पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। अब जो एक कमीशन होता है, इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है हमारी प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और वो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश भर के चुनाव को कंडक्ट करवाता है। अब इस कमीशन के अंदर कौन कौन होता है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और यहाँ पे जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी होता है, ठीक है। तो ये लोग मिलकर यहाँ पर इस पूरे के पूरे डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर आते हैं और फिर ये कमीशन हमारा पूरी तरह से डिलिमिटेशन को लागू करता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ क्या, क्योंकि ये कमीशन बैठा, इस कमीशन ने एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करी है।
तो देखो यहाँ पे बोला गया जो डिलिमिटेशन है वो बहुत ज़रूरी बन चुका था जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया। ठीक है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद में हम लोग को सीटें वहाँ पे बढ़ानी थी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया। और पहले जो हमारे पास सीटें हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वो पहले 111 सीटें थी। ठीक है, 46 कश्मीर के अंदर में थी और 37 जम्मू के अंदर में थी। तो अभी इन सीट को बढ़ा दिया गया है, 46 कश्मीर में, 37 जम्मू में। तो आप कहोगे अभी तो 111 हुई नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 लद्दाख में भी हैं और साथ ही साथ प्लस जो 24 सीटें हैं वो हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के लिए रखी हैं। ठीक है, क्योंकि है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा ही रीजन। एक मैंने पिक्चर लगाया था यार, वो मुझे पिक्चर नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हाँ मिला तो यार, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले मैप में आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो रंग बिरंगी से एरिया देखने को मिल रहा है, नीचे जम्मू वाला हो गया, ऊपर कश्मीर वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सीट्स को बढ़ा दिया गया। जम्मू के अंदर 37 है। ठीक है, अभी जो पहले थी वो 37 थी, इधर कश्मीर के अंदर 46 थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है तो हमारे हिस्सा, इसके लिए भी हमने 24 रिजर्व सीट्स रख रखी हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमने अभी लद्दाख के लिए भी 4 सीट्स रखी हैं। ठीक है, ये आप देख पाओगे लद्दाख के अंदर भी आपको 4 सीट्स ये देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 111 सीट ये हुआ करती थी, बट अब यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल ये पूरा का 370 है वो हटाया गया, सब कुछ बदल गया। तो उसके बाद में हम लोग को ये सीटें भी बदलनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब चीज़ें बदल चुकी हैं तो अब क्या है, मतलब अब क्या सिनेरियो उसको डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसने ये बताया कि अब जम्मू के अंदर 6 सीट बढ़ा दी गई हैं। तो जम्मू के अंदर पहले 37 सीट थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको बढ़ाकर अभी क्या कर दी गई हैं, 43 कर दी गई हैं, 6 सीट बढ़ा दी गई। उसके बाद कश्मीर में यहाँ पर 46 सीट थी, तो यहाँ पर बस एक ही सीट बढ़ाई गई है, 47 कर दी गई हैं। क्लियर हुआ? ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने को मिल जाएंगी इस रीजन के अंदर में। ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी की तरह भी देखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रीजन्स के बारे में चर्चा की गई है, इसको आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा, मतलब इतना यहाँ पर कोई इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा, ऊपर ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद इस कमीशन ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, क्योंकि हम इस कमीशन के बारे में चर्चा करने, इस कमीशन ने ये सारी चीज़ें करी हैं। और इसी कमीशन ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये बदलाव कर सकते हैं। वो रिकमेंडेशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला कि जो कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है, तो कश्मीरी पंडित के लिए भी एटलीस्ट 2 सीटें यहाँ पर होनी चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, ये इन्होंने बोला। साथ ही साथ इन्होंने बोला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, पीओके वाला रीजन, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेस पर्सन है जो कि यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, उनके लिए भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर ये मेंशन करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, तो लगभग टोटल 9 सीट्स अभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व करी गई हैं, और पहली बार हुआ है कि हाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट से रिजर्व करी गई हैं। क्लियर हुआ? अब जब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी गई कि हाँ भाई सीटें बढ़ चुकी हैं इसके अंदर में, तो इसके बाद में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी हो रही है। वो कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि भाई यहाँ पर अभी तो डिलिमिटेशन होना ही नहीं था। बोला ये जा रहा है कि भाई 2026 में डिलिमिटेशन होना था, लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था 1995 में, और तभी तय था कि भाई अगला डिलिमिटेशन होगा 2026 में, लेकिन ये पहले ही कर दिया गया। तो एक कंट्रोवर्सी ये हो रही है। उसके बाद साल 2002 में क्या हुआ था, उस समय की जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार हुआ करती थी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग थी, आपको पता होगा, तो वहाँ पर जो सरकार हुआ करती थी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट को अमेंड किया, और इसको अमेंड करते हुए 2026 में उन्होंने बोला कि भाई डिलिमिटेशन होगा, 2026 से पहले नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 370 वगैरह हट चुका था, फिर उसका सिचुएशन बदल चुकी थी, इसके बाद में हम लोगों ने ये डिलिमिटेशन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है इसी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी की करना नहीं चाहिए था, जो कि यहाँ पर कर दिया गया सरकार के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइज एंड अवार्ड्स को लेकर भी एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो अवार्ड्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 के बारे में। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन ने अनाउंस कर दिया है हमारे वर्ल्ड फूड प्राइज़ लॉरेट 2022 का, मतलब 2022 में ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है, तो आप लोगों को ये महिला देखने को मिलेंगी, इनका नाम है सिंथिया रोजेनविक। तो इनको यहाँ पर ये 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन किया गया, आप देख पाओगे द गार्जियन का आर्टिकल है, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी तेज़ी से कवर किया जा रहा है इस आर्टिकल को। तो साल 2021 में, पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ साल 2022 के विनर कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ की काफ़ी चर्चा होती है, एक विश्व अवार्ड है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 2022 की हो गई। अगर हम लोग बात करें 2021 यानी पिछले साल किसको मिला था, तो पिछले साल भी एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थे डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है, इनको मिला था।
फिर 2020 में मतलब 2021 से भी पहले 2020 में किसको मिला था, तो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, ठीक है, इनको मिला था। तो 2020, 2021, 2022 तीनों के जो भी अवार्डी जिनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ का, इनके नाम हम लोगों ने देख लिए हैं। अब बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से जो फूड की क्वालिटी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, क्वांटिटी है, उसको इम्प्रूव करने के, उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस किया है दुनिया भर में। तो अगर इस व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। अब कौन कौन से फील्ड के लोग कवर किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखो हर एक फील्ड का है। ये बेसिकली एक एनुअल अवार्ड है, हर साल यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, उसी व्यक्ति को दिया जाता है एक तरीके से मतलब जिसने एक कंट्रीब्यूशन दिया हो, खासकर वर्ल्ड फूड सप्लाई के अंदर में प्लांट, एनिमल, सॉइल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, अगर इन सब चीज़ों के अंदर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको अवार्ड दिया जाएगा। और कुछ हटकर काम किया है सभी लोगों से, तो ये अवार्ड मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या, मतलब कौन कौन हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर देखो सभी के लिए अवार्ड ओपन है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल बिलीफ्स, किसी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी को यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी मिलती है, कोई भी इसको अवार्ड को एक तरीके से इसका हकदार हो सकता है। कैश प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पर जो कैश प्राइस है वो लगभग 2.5 लाख US डॉलर्स दिए जाते हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर एक स्कल्पचर दिया जाता है, जो कि स्कल्पचर डिज़ाइन किया गया है एक जाने माने आर्टिस्ट सॉल बैस के थ्रू। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है, तो प्रेजेंट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन, जिसके पास लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 80 से ज़्यादा कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं एज अ डोनर, ठीक है, जो कि यहाँ पर पैसा वगैरह देती हैं इस बॉडी को, और यही फाउंडेशन क्या करता है, ये अवार्ड देता है। ये जो वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये फाउंडेशन आपको USA के डेस मोनिस वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड फूड प्राइस के बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री में बात करते हैं कि भाई इसका इतिहास कैसा रहा है, कैसे कैसे शुरुआत हुई है। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो करके ये नाम है इनका, ये विनर थे नोबेल पीस प्राइज़ के 1970 में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ग्लोबल एग्रीकल्चर को लेकर काम किया था। और इन्हीं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो को हम लोग फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ जो ये वर्ल्ड फूड प्राइस है, इसको क्रिएट किया गया था 1986 में जनरल फूड कॉरपोरेशन की स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइस कब बनता है, 1986 में। और यहाँ पर बोला जाता है ये जो वर्ल्ड फूड प्राइस हम लोग लेकर आए, ये एक नोबेल प्राइस था फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। और सबसे पहले व्यक्ति कौन बने वर्ल्ड फूड प्राइस के, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, मैंने आपको बता दिया वैसे तो, ये आप लोग देख पाओगे नॉर्मन ई बोरलो ये विनर थे नोबेल पीस प्राइस के। इन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी थी इसकी। अब जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये फादर ऑफ इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके फादर हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये पहले व्यक्ति बने थे इस अवार्ड के जिनको ये अवार्ड मिला था। तो 1986 में इस अवार्ड को क्रिएट किया गया, ठीक है, और 1987 में अवार्ड देना चालू किया गया, और 1987 में पहले व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो गाइज यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स थे, बहुत सारा मटेरियल हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा, लेकिन अभी हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू, एक रिवीजन लेंगे जिसके थ्रू सारी चीज़ें हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं। उस रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से माइंड में बैठा लेते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में, ठीक है, कि हम लोग कैसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो हमारा चावल का बीज है या धान है उसको हम लोग चावल का जो बीज है उसको हम लोग डायरेक्टली बो सकते हैं। तो ये एडेन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। पंजाब सरकार ने भी 1500 रुपये यहाँ पर इंसेंटिव अनाउंस किया कि पर एकड़ के ऊपर अगर कोई भी फार्मर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करता है तो उसको यहाँ पे 1500 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। अब यहाँ पे हमने समझा कि भाई देखो, ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, नर्सरी में यहाँ पर एक तरीके से हम लोग पहले यहाँ पे फसल को थोड़ा सा जवान कर लेते हैं, यंग कर लेते हैं, फिर उसको निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको यहाँ पर खेतों में लगा देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सीडिंग होती है, यहाँ पे जो हमारे प्री जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, यानी कि जिनमें पहले से अंकुरित हो चुके हैं, वो जो प्री जर्मिनेटेड हैं उनको हम लोग डायरेक्टली बो देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग को एक अच्छी फसल मिलती है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा पुराना वाला जो ट्रे वाला मेथड है, यानी कि जो हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड है, उसके अंदर बहुत सारा पानी वगैरह लग जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से यहाँ पर DSR की आवश्यकता है। DSR के अंदर पानी बहुत कम लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पानी
पानी है वो लगभग हम लोग अगर पूरी जो हमारी चावल की फसल है वो सब अगर इसी वाले डायरेक्ट सीडिंग राइस की मदद से करें तो लगभग 810 से लेकर 1080 बिलियन लीटर्स पानी तक को हम लोग बचा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, लेबर्स कम लगती है, उपज ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, और इसके नुकसान भी है कि भाई हर जगह पर ये सूटेबल नहीं हो पाता है। फिर हमने राइस को लेकर कुछ फैक्ट्स कवर करे, खारिफ क्रॉप है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद में। फिर 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया इंडिया कॉयर इंडस्ट्री के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने अभी एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव को रखा, जहां पर मेजर फोकस यह है कि जो भाई कॉयर फाइबर है इसको हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रमोट कर सके। कॉयर फाइबर क्या होता है, वही जो नारियल का वेस्ट होता है उसको हम लोग कॉयर फाइबर बोलते हैं। ये मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसको हम लोग कोकोनट बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, कोको हस्क, कोको पीट, कोको कॉयर, कोको हस्क पीसेस में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है खाद के तौर पर। देन उसके बाद कॉयर बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, गद्दों के अंदर, कारपेट के अंदर भी हम लोग कॉयर का इस्तेमाल करते हैं, इस फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी इंडस्ट्री का जो स्टेटस है इंडिया के अंदर में, इसको अच्छे से देखने के लिए कॉयर बोर्ड बना रखा है कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के अंडर में। फिर हमने डिस्कस करा था इसके बारे में कि भाई आज के टाइम पर कॉयर फाइबर के कैटेगरी में भारत कितना कुछ कर रहा है, भारत यहाँ पर कितना सारा प्रोडक्शन करता है, बहुत सारा पैसा हम लोग कमाते हैं, बहुत सारा कॉयर जो फाइबर है वो हम लोग चाइना को बेचते भी हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर में रोजगार वगैरह काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा, एक्सपोर्ट भी और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया वीनस मिशन 2024 के बारे में। जो हमारे इसरो के नए चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि भाई दिसंबर 2024 तक हम लोग यहाँ पर ये वीनस मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। इस वीनस मिशन में हम लोग वीनस के सरफेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्लस यहाँ पर रॉक की लेयर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अर्थ के बारे में भी जानेंगे, वीनस के माध्यम से पता चलेगा कि अर्थ जो प्लानट है वो कैसे इवॉल्व हुआ। देन उसके बाद वीनस मिशन के अंदर क्या क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि जो भाई सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये बेसिकली हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होने वाला है, बट सबसे बड़ा चैलेंज है वीनस का एटमॉस्फेयर। फिर कौन कौन से देश ने यहाँ पर वीनस के मिशन को लॉन्च कर रखा है, वीनस को लेकर कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। फिर जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। एक कमीशन सेटअप किया गया है और उस कमीशन ने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत कर दी है डिलिमिटेशन को लेकर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कमीशन ने क्या क्या किया। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अलग अलग सीट्स हुआ करती थी, ठीक है, 111 सीट हैं, 46 कश्मीर में, 37 जम्मू में, 24 सीट पीओके के लिए रिजर्व है और 4 लद्दाख के अंदर। तो अभी इनको बदल दिया गया और यहाँ पर सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं, 6 जम्मू में हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 43 हो चुकी है जम्मू में, कश्मीर में 47 हो चुकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ सीट्स आपको रिजर्व भी देखने को मिल जाती हैं, मतलब अब की बार जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स को रिजर्व रखा गया है। बाकी आपको पता होगा पीओके के लिए भी यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व है, वो भी एज इट इज़ आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर इस कमीशन ने कुछ यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन दिया। देन कंट्रोवर्सी क्या हुई वो हमने समझा, डिलिमिटेशन क्या होता है वो हम लोगों ने समझा। देन उसके बाद वर्ल्ड फूड प्राइस 2022 के बारे में चर्चा की हम लोगों ने। वर्ल्ड फूड प्राइस यहाँ पर 2022 का अनाउंस कर दिया गया है, जो कि एक महिला है सिंथिया रोजनविग। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया 2021 और 2020 में किस किस को ये अवार्ड मिला था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये कौन कौन सी फील्ड के लोगों को कवर करता है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी, कैश प्राइस प्लस प्रेजेंटेशन और इसका इतिहास क्या रहा है, कौन यहाँ पर पहले थे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ इंडिया के ग्रेन रिवॉल्यूशन है, ये पहले यहाँ पर रिसिपिएंट बने हैं इस वर्ल्ड फूड प्राइज़ के अवार्ड के। 1987 में इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कवर की है। तो आई होप आप लोगों को ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है और अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।